स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जर्नी ऑफ लाइफ। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बहुत ही सारे शो किए हैं, कोरियोग्राफ किए हैं, एज द कंटेस्टेंट में भाग लिया है। तो वैसे तो मैं उनका क्या ही नाम बताऊँ, क्या ही तारीफ करूँ, आपसे मिलवा ही देता हूँ सीधे उनको मैं, जिनका नाम है आकाश शेट्टी। तो और बताइए भैया, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ। और पहले तो थैंक यू बुलाने के लिए। एंड ये मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हमारा पर्सनल लाइफ जाने, हमने कैसे काम किया है, कैसे काम करने वाले हैं वो जाने, ताकि बाकी लोग को भी जो घर पे बैठ के देख रहे हैं उनको भी पता चले कि ये इंडस्ट्री में अगर आना है, अगर काम करना है तो कैसे करें। तो तो ये कॉन्सेप्ट भैया ऐसा है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, अरे थैंक यू सो बहुत ही मच। चाहने वाले हैं, उनमें से हम भी एक हैं। और तो क्योंकि उन लोगों को क्या आपकी लाइफ जो टीवी पे दिखती है वही दिखती है, करेक्ट। बैकग्राउंड किसी को पता नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी जो जर्नी रही है, जितना आपने संघर्ष किया है, वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग शुरू करना चाहते हैं, आपको देख के सीखना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो शायद आपकी बातों से उनको कुछ या कुछ हेल्प मिले, आपकी जर्नी से उनको हेल्प मिले। पक्का। तो ये कॉन्सेप्ट यही है, इसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सो तो मच। अभी कुछ बताइए अपने बारे में। आप ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहले तो मैं इतना हिंदी नहीं बोल पाऊँगा जितना आप बोल रहे हो। जितना भी आप बोलेंगे चलेगा। हाँ, अगर आप चाहें बीच में मराठी, जैसे मराठी, मराठी ना, हाँ मराठी भी तो बोल यूज़ कर सकता हूँ। सकते हैं हम। हिंदी कम है बट थोड़ा हाँ इंग्लिश आ जाता है बीच में, हाँ, वो भी क्योंकि चलेगा। हाँ मेरा जन्म हुआ एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बट मेरा जन्म इंडिया में नहीं हुआ है। मैंने कुछ ऐसा रिसर्च किया था, मैं आपको पहले हाँ। बता दूं, लेकिन तो आप खुद मेरा बताएं। जन्म हुआ था सऊदी में। हम्म, तब पे मॉम डैड वहाँ पे थे। हाँ, डैड काम कर रहे थे, मम्मी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे हम लोग थे। बट एक साल के बाद ही हम लोग शिफ्ट हो गए बॉम्बे। तो मैं पैदा हुआ 88 में, 89 में हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। तो इतना मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं वहाँ का हूँ, हाँ, क्योंकि मैं पैदा होते ही शिफ्ट हो गया था। और बहुत जगह घुमा हूँ मैं। जैसे सऊदी से जब पैदा हुआ फिर हम लोग बॉम्बे आए, बॉम्बे से हम लोग तलेगांव गए, तलेगांव से सतारा गए, सतारा से कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से पुणे आए, पुणे से फिर मुंबई में वापस अकेले आया करियर बनाने के लिए। तो इतना आपने ट्रैवल फैमिली के साथ में किया? फैमिली के साथ ही किया आप है। छोटे ही थे? हाँ मतलब बचपन से ही, लाइक पैदा होने के बाद ही बॉम्बे जब आया तब बॉम्बे में 2 साल था। तो मैंने यहाँ पे मेरा स्कूलिंग जो जूनियर के जी लोअर के जी होता है हाँ हाँ वो बॉम्बे में किया। फिर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड तलेगांव में किया। हाँ। थर्ड से लेके 10th मैंने सतारा में किया। 11th और 12th कोल्हापुर में किया। 12th के बाद का जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो पुणे में किया। उसके साथ ही मेरा डांसिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस बॉम्बे आया। और फिर तो आप जहाँ जहाँ शिफ्ट हुए वहाँ से पढ़ाई करते गए। करते हाँ मतलब। तो आपने सबसे पहले बताइए आपके चाहने वालों को कि आपने ये डांस कहाँ से सीखा, कैसे शुरू किया, कैसे इस लाइन में आए, और आज जहाँ पे हैं, तो ये कुछ बताइए अपने बारे में। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये मैंने प्लान ही नहीं किया था कि मैं डांसिंग करूँगा हाँ कभी लाइफ में। जब तक मैं आई थिंक पूना शिफ्ट नहीं हुआ था, तो मेरे पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैंने कभी डांस नहीं किया था। मैंने पार्ट लेने की कोशिश की बट मुझे लेते नहीं थे। तो मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि डांसिंग में, कभी फोकस भी नहीं था कि मैं डांसिंग में कुछ करूँगा, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है। मेरी एल्डर सिस्टर जो थी वो बहुत डांस करती थी, तो उनको कभी कभी देख के ऐसा मन होता था, बट कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था, तो मुझे ऐसा था कि मैं उसमें कुछ करियर करूँगा। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट चलता है। हाँ। तो बास्केटबॉल का इतना स्कोप नहीं है, अभी है, तभी नहीं था। तो मेरा मोस्टली बास्केटबॉल से बहुत ही लगाव था, मैं प्रैक्टिस करता था ये वो। जब मैं पूना शिफ्ट हुआ तब मैं होटल मैनेजमेंट करने वाला था। तो मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो मेरा कोर्स सिर्फ 2 घंटे का होता था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू कुछ नहीं कर रहा है दिन भर, तो कुछ तो कर ले, मतलब चाहिए बास्केटबॉल चालू कर ले या कुछ कुछ तो कर ले, सिर्फ घर हाँ, पे कुछ बैठा साथ में मत रहे। करते थे। हाँ मैं बहुत लेजी था तभी। मैं बोलता था क्या ही करूँगा, तो मेरे मम्मी ने खुद जाके एक डांस क्लास में मेरा एडमिशन करवाया। एंड मेरे को इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं 2 दिन तक गया ही नहीं। डांस सीखने। हाँ मैं रोज़ वो टीचर को बोलता था कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा। तो यहाँ पे मेरे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान आया, उनका नाम टेरेंस सर है। जो अपने टेरेंस सर हाँ। वो नहीं है। पुणे में एक टेरेंस सर है। तो बेसिकली वो आए, और तीसरे दिन वो डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए अच्छा। कि चल क्लास पे। तो मैं भी ऐसे शौक था कि ऐसे कैसे आ गए यार मेरे को लेने, मतलब जानता भी नहीं उनको। पर जब मैं उनको मिला तो बहुत ही अच्छे थे एंड बहुत केयरिंग थे। तो मेरे को उन्होंने लिटरली ज़ीरो से सिखाया कि डांस क्लास में जीन्स भी नहीं पहन के आ सकते। मुझे इतना भी नहीं पता था, मैं जीन्स पहन के आता था, मुझे बोलते थे कि ट्रैक पैंट पहन के आ। अच्छा। तो
मेरे पास सिर्फ शॉर्ट्स होते थे तभी बास्केटबॉल के, हाँ, तो बोलते थे कि फुल ट्रैक पैंट पहन के, तो ईजी होगा, मतलब डांस करने नीज वीज पे जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। म्यूज़िक क्या होता है, गाने का अलग अलग जॉनर्स क्या होता है, कौन सा गाना कैसा कोरियोग्राफ करना चाहिए, बेसिकली बेसिक जो होता है ना डांस में, अगर आप कुछ भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग हाँ। का शूज़ कैसे पहनना है वो सब उन्होंने मुझे बताया। ट्रेनर ने आपको सिखाया? सब सब सब। ये टेरेंस सर जो पुणे में है, ये हाँ। अपने टेरेंस सर नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ, हाँ। उनको लगता है यही टेरेंस लुइस है, बट वो टेरेंस जोसेफ है। एंड तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में, क्योंकि उस टाइम पे वो मुझे बहुत चीज़ें बोलते थे कि ये गाने को ऐसा कोरियोग्राफ कर सकते हैं, ये गाने का फ्लेवर ये है तो इस पे ऐसा कोरियोग्राफी कर सकते हैं, या ऐसा कॉस्ट्यूम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा प्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मेरे को बोलने को समझ में नहीं आता था तभी, जस्ट जस्ट नया स्टार्ट किया था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि गाना लगाओ और नाचो बस। हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो डांसिंग वही था। हाँ। तो उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लाए, उन्होंने एक्चुअली बताया मुझे कि इसमें करियर भी हो सकता है। ये आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं था कि क्लासेस ले सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, उससे वो लोग फीस देते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि तभी मेरा होटल मैनेजमेंट खत्म हो गया था एंड मैं जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया था पुणे में, ताज ब्लू डायमंड करके होटल है, मैं फ्रंट ऑफिस पे काम करता था एंड मैं डांस भी सीखता था। फिर मुझे सर, हाँ, तो मुझे सर ने समझाया कि अगर तुझे इसमें करियर करना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। एंड जैसे सबको पता ही है मैं ऋतिक का कितना बड़ा, ऋतिक सर का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, सबको पता ही है, मैं उनको बहुत देखता था, तो कहीं ना कहीं वो झलक मेरे डांस में दिखता था, तो सर भी बोलते थे यार तू उसकी तरह ही नाचता है, तो मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा। एंड बहुत लोग को अच्छा लगने लगा मेरा डांस, तो मुझे भी ऐसे लगने लगा कि यार शायद कुछ है मेरे में, इसलिए लोग को पसंद आ रहा है। तो वो होता है ना जब ग्रुप में डांस करते हैं आपको सेंटर में खड़ा करते हैं, तो हम लोग को फील होता है यार सेंटर में खड़ा गया तो अच्छा लग रहा है, वो वाला फील होता था कि यार शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार तू क्लासेस ले ले, तो उससे भी कम आएगा। तो 6 महीने में मुझे पता चल गया कि मैं जॉब में जितना नहीं कमा रहा हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा मैं क्लासेस में कमा रहा हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे लेके। अच्छा। तो तभी मैं मंथली काम करता, मुझे 5000 मिलता था ताज में। ताज में काम हाँ, करते थे, मंथली तो आपको 5000 मिलता था, ये मतलब 2000, हाँ 9 की बात है, 2009-10 की बात है। एंड मैं जब क्लासेस लेता था तो मैं अराउंड 6-7 हज़ार कमा लेता था सिर्फ सैटरडे संडे लेके। अच्छा। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं सोचा यार इतना मेहनत करके उधर सिर्फ 5000 मिल रहा है, तो मैं सैटरडे संडे करके 6-7 हज़ार मिल रहा है, तो ये मैंने वैसे चालू किया। फिर क्लासेस लेना स्टार्ट किया, मैंने घर पे बताया नहीं था। तो एक टाइम हमारा शो था एंड मैंने मॉम डैड को वहाँ बुलाया, फिर मैं सेंटर में डांस कर रहा था, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि क्या है कि आप तब। डांस करने वाले हैं इस हाँ लेवल पे? हाँ, तो मैं जब डांस वांस किया, तो नॉर्मल शो था पुणे में ही, तब उनको मैंने बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि ये करियर आगे लेके जाऊँ। तो मेरे डैड थोड़े शौक में थे, क्योंकि कोई है ही नहीं फैमिली में जो ये करता है सीरियसली एज अ प्रोफेशन। फिर मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया। क्लासेस लेते लेते मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ये लाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक टाइम के बाद मतलब आपका लर्निंग बंद हो जाता है। हाँ। तो मैं जितना मैं सिखा रहा हूँ तो बहुत सिंपल है, जितना मुझे आता है मैं उतना ही सिखा पाऊँगा। अगर मैं ही ग्रो नहीं करूँगा, अगर मैं ही नहीं सीखूंगा तो सामने वाले को क्या सिखाऊंगा? हाँ। क्योंकि एक लेवल पे आपका स्टूडेंट भी आपके लेवल पे आ जाता है, फिर आप क्या सिखाओगे उसको? तो वही सिखाना स्टार्ट कर देगा। हाँ। तो इसलिए मैं बॉम्बे आना स्टार्ट किया फिर। पुणे तो से? हाँ, तो मैंने पता किया यहाँ पे कि मैं ब्रेकिंग करता, बी बॉइंग करता था। हमारा एक क्रू अभी भी है पुणे में, एक्सटर्नल फोर्स नाम का, मैं उसका पार्ट था पहले। तो वहाँ से मुझे पता चला कि बी बॉइंग है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें, ब्रेकिंग में। तो मैं बॉम्बे आने लगा, फ्रीकन स्टाइल करके एक क्रू था, अभी भी है। तो उनके पास मैं एवरी सैटरडे संडे आता था। तो मैं मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेता था पूना में, सैटरडे संडे ट्रेन से पूना से, हाँ पूना से आता था बॉम्बे। यहाँ पे फिर दोस्त या फिर आंटी अंकल चाचा चाची जो भी थे सबसे पहचान बना लिया था कि मैं संडे को, सैटरडे रात को रुकूंगा, संडे को वापस सुबह का या शाम का क्लास करके फिर वापस जाता था मैं पूना। ऐसे मैंने कम से कम 3-4 महीने किए। फिर मेरा और एक दोस्त है मोहित करके, वो मुझे मिला एंड वो मुझे ऑडिशंस के लिए लेके जाने लगा, एड्स के ऑडिशंस के लिए, एक्टिंग के ऑडिशंस के लिए, जहाँ पे भी डांसर्स का रिक्वायरमेंट होता था कि एक एड में डांसर चाहिए। तो वैसा मैंने 2010 में एक पहला ऑडिशन दिया था ब्लैकबेरी फ़ोन का, तभी नया नया आया था। तो मैंने वो ऑडिशन दिया एज अ डांसर और मुझे काम मिल गया। तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरे पे ऐड है, बट जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता था कि 50-60 लोग हैं तो एक फ्रेम में मतलब 3-4 लोग रहेंगे, ऐसा सिर्फ पर्टिकुलर ऐड नहीं है। बट लकीली क्या हुआ कि वो एक फ्रेम में जहाँ पे हमको ग्राफिटी करना था, डांस तो नहीं करवाया उन्होंने, ग्राफिटी करना था, मेरा 1 सेकंड का शॉट आ गया उसमें, तो वो ऐड में वो दिख गया मैं। हाँ। तो फिर बहुत लोग ने देख लिया वो ऐड, तभी एड्स भी बहुत कम आते थे। हाँ। तो लोगों ने देख लिया वो ऐड, और तभी भी आई थिंक इंटरनेट इतना बूम नहीं कर रहा था कि सब लोग, इंस्टाग्राम हाँ, वगैरह था ही नहीं।
फेसबुक चल रहा था, बट उस पर भी इतने एड्स नहीं आते थे, हम जो भी देखते थे टीवी पे देखते थे। तो टीवी पे जब भी कोई देखता था तो मेरे को फ़ोटो खींच के भेजता था। आपको पहचान पहचान जाता कि यार तेरे को देखा मैंने। अच्छा। तो वो किक जो है ना, वो तभी मुझे थोड़ा लगा कि यार ये पहला ही ब्रेक कर लिया मैंने। एक भले वो बहुत ही छोटा था, बट मेरे लिए ऐसा था कि मेरा पहला ऑडिशन में मेरे को कुछ ना कुछ मिल गया। और तब उन्होंने मुझे एक दिन का 2,000 रुपये दिया था 2010 में। अच्छा। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि यार एक दिन में 2,000 मतलब बहुत ही बढ़िया है यार, ये तो मतलब ये सही काम है, ऑडिशन दो और शूटिंग पे जाओ और क्या करना है, जो हमको आता है वही करना है, ऐसा भी नहीं कुछ अलग सीखना है हाँ, या कुछ ऐसा आग वाग लगाना है बॉडी को जिसका ट्रेनिंग वेनिंग है बहुत, भाई जाना है वही करना है अपने को। हाँ। और लिटरली वो एड में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ बैठा हूँ। अच्छा। तो उसका 2,000 दिया, मतलब ये तो सही है, तो मैं और ऑडिशन देने लगा। उसके बाद कुछ मिला नहीं फिर 1-2 साल बट मैंने बहुत ऑडिशन दिए। उस ऐड से कुछ फायदा नहीं हुआ नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा था, मेरे लिए बहुत बड़ा था वो, और लोगों के लिए? लोगों के लिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा हाँ, ऐसा। आपको टीवी पे देखा होगा। हाँ, बट ऐड वालों के लिए तो नॉर्मल था वो कि हाँ ये तो किसी को भी दे सकते हैं वैसा वाला। तो काफ़ी टाइम तक मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने वो सब किया जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर करता है, बैग लेके वर्सोवा में घूमना, हर ऑडिशन रूम पे जाके पूछना कि मैं फिट हूँ नहीं फिट हूँ, मैसेजेस ग्रुप्स बनते थे तभी कि आज यहाँ ऑडिशन होगा। तो ऐसा मैं 2 बार बॉम्बे आके वापस चला गया हूँ पुणे कि मुझे कुछ काम नहीं मिला। मैं आया हूँ 3 महीने के लिए, रहा हूँ रेंट पे, फिर वापस गया हूँ, फिर वापस क्लासेस लेके थोड़ा पैसा जमा करके वापस बॉम्बे आया हूँ, 3 महीने रहा हूँ, ऑडिशन दिया, कुछ नहीं हुआ है। तो टर्निंग पॉइंट वहाँ से हुआ, एक बार मैं एक कॉलेज कंपटीशन कर रहा था तलेगांव में, हाँ। एंड पुणे से ही गया था मेरा क्रू लेके। तो वहाँ पे जो कोरियोग्राफर आई थी एक मानसी अग्रवाल करके, उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट एज एन असिस्टेंट बुलाया। अच्छा। तब मुझे आइडिया भी नहीं था कि मूवीज़ में असिस्ट भी कर सकते हैं सॉन्ग्स के लिए। तो उन्होंने मुझे कॉलेज से नंबर लेके, शायद उनको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि तू असिस्ट करेगा क्या। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने हाँ बोल दिया, मतलब चलो एटलीस्ट बॉम्बे जाने मिलेगा, कि 2 बार तो मैं आके चला गया था। हाँ। तो मैं बॉम्बे गया, फर्स्ट डे सेट पे गया, मुझे कुछ समझा ही नहीं, मैं सिर्फ खड़ा ही था, वो जो बोल रहे थे लिख रहा था, देख रहा था। ऐसे एक प्रोजेक्ट हुआ, फिर दूसरा प्रोजेक्ट हुआ, फिर ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़ा मज़ा आने लगा, तो मैं मूवीज़ में असिस्ट करने लगा। फिर तब तक मैं ऑडिशंस भी दे रहा था, एंड मैं जयपुर गया था एक शूट के लिए, अबुजुल का मूवी था जो रिलीज़ ही नहीं हुई। अच्छा। तो उसके गाने वाने कर रहे थे हम लोग, ट्रीटमेंट सॉन्ग्स थे, डांसिंग इतना नहीं था। तो वहाँ से जयपुर से जब मैं वापस आया तभी मुझे लग रहा था कि अभी तक बॉम्बे में कुछ बन नहीं रहा है। ये 2011 की बात है, मतलब 2 साल हो गए थे मैं बॉम्बे जा रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर मुझे कॉल आया एक प्रोडक्शन हाउस से, मैंने एक ऑडिशन कभी तो दिया था शायद 6-7 महीने पहले, तो मैं एक टीवी सीरियल में सिलेक्ट हो गया था एज आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट। एंड वो बेसिकली वो शो वो लोग डांसर्स के ऊपर ही बना रहे थे। तो जैसे दिल दोस्ती डांस था, हाँ। वैसा एक नया शो आ रहा था आसमान से आगे करके, ये लाइफ ओके पे था। एंड तो मैं तो खुश हो गया था, मैं बोला यार ये तो सही है। तो मैं बॉम्बे आया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया। उसके बीच भी बहुत हुआ कि हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर हुआ, फिर अच्छा। कैंसिल हुआ। ये भी काफ़ी 6 महीने तक चला। फिर फाइनली उन्होंने कॉल करके बोला कि अब नहीं फाइनल हो गया, आप आ जाओ। एंड मैं बॉम्बे आया, फिर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तब वो लोग मुझे 60,000 पर मंथ रेडी थे देने के लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी वो, 60,000 पर मंथ था 2012 में। एंड मैंने घर पे बताया नहीं था, मैं पूना आके फिर मैंने मॉम को कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो उनको ही विश्वास नहीं हुआ। वो ऐसे थे कि तेरे को इतना पैसा क्यों दे रहे कोई तो फिर बट हो गया सब अच्छे से, वो शूट भी चालू हुआ। बट वो शूट की वजह से आज जितने मेरे दोस्त हैं, आशु हो गया, राहुल हो गया, पॉल हो गया, प्रतीक उतेकर, ऐसे बहुत सारे वो शूट पे मिले मुझे। ये पॉल से लोग आपको वहाँ मिले थे? यस। आशु भाई में? हाँ, तो मैं अकेला ऐसा था जो बाहर से आया था। अच्छा। ये लोग सब पहले से बॉम्बे में दोस्त थे, एंड मैं अकेला एक इंसान था जो पुणे से सिलेक्ट होके आया था। तो मेरे लिए तो नया ही था। हाँ। एंड वो शो में कोरियोग्राफर विट्ठल सर थे, हर्षल विट्ठल वाले जो विट्ठल सर है, वो मुझे फर्स्ट टाइम, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो वो जब मिले तब मुझे ऐसे लगा कभी लाइफ में कि अभी कुछ सीरियस हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग मिले हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में है। राहुल शेट्टी तभी असिस्ट कर रहा था विट्ठल सर को, तो मैं उसको फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिला। एंड पॉल को भी मिला वहाँ पे, आशु को मिला जो अभी भी मेरा दोस्त है। एंड ये लोग सब मिले तो वहाँ से थोड़ा मेरा ग्रोथ स्टार्ट हो गया। एंड बट वो शो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैंने कर दिया अभी लाइफ में कुछ ना कुछ, वो शो से आपको लगा कि आपका आपकी लाइफ में चेंजिंग आए? आ जाएगा ऐसा लगा था मुझे। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो वो सीरियल 6 महीने चला, मेरे लिए इतना नया था कि मुझे लगा कि अभी तो मैं आ गया हूँ टीवी पे, मैं रोज़ दिख रहा हूँ टीवी पे, लाइफ ओके पे दिख रहा हूँ। एंड शो भी अच्छा चल रहा है, मतलब वो 3-4 महीने ही चला, फिर बाद में उसका टीआरपी ड्रॉप हुआ, पता नहीं क्या, बट वो शो फिर बंद हो गया। हाँ।
वो बंद होने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अभी तो मुझे कॉल्स आएंगे सामने से, हाँ लोगों ने टीवी पे देखा, क्योंकि हमने हमेशा वही नोटिस किया है कि काम से काम मिलता है, हाँ आपको एक सीरियल मिलता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर दूसरा काम मिलता है। बट तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये ऐसा नहीं है। मतलब मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूँ ये कि अगर आपको एक काम मिलता है ना, ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आपका शायद वो काम का कुछ बात करेंगे वो लोग, बट जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपको उतना ही मेहनत उतनी करना है, मेहनत। उतना ही मेहनत है, वापस समझ लिया ज़ीरो आपने, से स्टार्ट करना है। इतना समझ लिया आपने, पहले कुछ किया ही नहीं। हाँ, आपको सिर्फ थोड़ा जानते हैं लोग, हाँ काम वापस आपको जीरो से ही करना है ताकि उन लोग को भी प्रूव करे, हाँ फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा उन लोग को भी प्रूव करो, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जाके आप शाहरुख खान बन जाओ तो अलग बात है, हाँ, इतने स्टार्टअप में पहुंच तब तक तो आपको स्ट्रगल ही है। फॉर एग्जाम्पल आप डांस प्लस जितने सालों किया है मैंने हर साल मुझे नया कंटेस्टेंट आया, मुझे उतना ही मेहनत करना है, उसमें कुछ कमी ही नहीं है, आप कुछ ऑप्शन भी नहीं है उसमें। आप तो ये बोल ही नहीं सकते कि मैंने 4 सीज़न किया है तो मैं कम मेहनत करूँगा, आपका ही नाम खराब होगा क्योंकि आपका काम नहीं दिखेगा। हाँ तो ये मैं तभी रियलाइज़ हो गया मुझे, एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ काम भी नहीं आ रहा है, तो मैं घर पे बैठा था, मुझे लगा काम आएगा अपने आप। हाँ, मुझे लगा था अपने आप काम आएगा। मैं सोचा काम नहीं आ रहा है, 3 महीने मैंने टाइम पास किया बॉम्बे में। बैठे बैठे हाँ, मतलब मैं सोचा कि आएगा काम, काम कुछ ना इंतजार कुछ में आएगा, थे। कुछ ना कुछ आएगा। किसी ना किसी कॉल आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो आएगा। फिर रियलाइज हो कि नहीं यार, मैंने वापस जीरो से स्टार्ट किया, फिर ऑडिशंस देना, वापस जाना, वापस फिर मुझे 3 एड्स मिले, एयरटेल के 2 ऐड किए मैंने मराठी में, आइडिया का 1 ऐड किया। फिर मुझे समझा कि यार घर पे नहीं बैठ सकते, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं बुलाने वाला है। फिर मैं धीरे धीरे करने लगा, तो मुझे एक राहुल शेट्टी ने मुझे एक कोरियोग्राफर से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मैं उनको असिस्ट करता मूवीज़ के लिए 3 साल। आपने कौन कौन सी मूवी असिस्ट किया है? इतने ऐसे फेमस मूवीज़ नहीं थे, बट क्या कूल है हम 3 था, हरमन बावेजा का एक डिस्क्याम करके मूवी आई थी, वो था। हाँ, डिस्को मैंने देखी। हाँ, तो वो मूवी में मैंने असिस्ट किया, वो सारे गाने हमने किए। जिद करके एक मूवी आई थी अनुराग बासु की, हाँ, वो भी मैंने देखी। हाँ, वो भी हम लोगों ने सारे गाने किए उसमें। यार तू पहला इंसान है यार जिसने सब देखा है मैं जब भी जिस फिल्म में वो प्रियंका चोपड़ा के साथ cousin हाँ, थी, कजिन है, देखा कजिन मैंने। है, करेक्ट। आप पहले हो यार जिसने ऐसा बोला है कि मैंने देखा है, आज तक किसी ने बोला है कि सोचते ही रहते हो कौन सी मूवी है यार ये। ठीक है, सही है यार। हाँ, वो तो हम लोग ने ऐसे थोड़े बहुत 3 साल में मैंने वो मूवीज़ किए। एंड फिर मुझे डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा वापस। एक्टिंग मैंने छोड़ ही दिया, फिर तभी मैंने ऑडिशन देना छोड़ दिया, मैंने मतलब वही बैग लेके वर्सोवा जाना वो सब बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं काम कंटिन्यूस चल रहा था डांस फील्ड में। मैं असिस्ट करने में मेरे को प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे बैक टू बैक, संगीत के प्रोजेक्ट मिल रहे थे जिनको मैं असिस्ट कर रहा था उनके ही, तो बैक टू बैक काम मिल रहा था। तो मैंने फिर वो एक्टिंग को थोड़ा साइड में रख दिया, क्योंकि ये मेरा मेन मोटिव तो वही था, बॉम्बे आके सर्वाइव करना है, कि भाई कहीं से तो पैसे आ जाए और हम लोग यही रहे, मेरे को वापस पुणे नहीं जाना था। काम मिलता रहे। तो मेरा मेन मोटिव ये था, जो काम आ रहा है वो करो, फिर क्या है घर थोड़ा पैसा रहेगा बैंक में तो थोड़ा सोचने में भी इजी हो जाता है, नहीं तो वही स्ट्रेस रहता है कि कहाँ से आएगा क्या आएगा। तो वैसा हुआ। फिर 2015 में मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि यार खुद का नाम नहीं हो रहा है, लाइक मैं काम तो कर रहा हूँ बट सब मेरे बॉस को जानते हैं, पहचान नहीं हो रही। अगर मैं अकेला कहीं बाहर जाऊँगा और मैं बोलूँगा मैं आकाश शेट्टी हूँ, मैंने ये किया, बट वो लोग हमेशा यही सोचते कि आपने किसी और के लिए किया, आपने क्या किया है, ये कभी किसी को याद नहीं रहता है। तो वो मुझे थोड़ा क्लिक हुआ। फिर मैंने 2015 में, ये बहुत कम लोग जानते हैं बट मैंने डांस प्लस का ऑडिशन दिया था एज अ कंटेस्टेंट अच्छा। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, सेकेंड राउंड में मैं आउट हो गया था, सोलो गया था मैं। बट लकीली जब मैं बॉम्बे वापस आया, मैं पूना में ऑडिशन दिया था, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया था, मैं 3 महीना बेड पे था। वहाँ से वो 3 महीना जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम जब खुद से बात करते थोड़ा एक साथ अकेले रहते, तब हमें पता चलता है हमने लाइफ में क्या क्या किया है। तो लिगामेंट इंजरी में मुझे पता चला कि यार मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया इतने सालों में, मतलब वो सीरियल ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैं असिस्ट कर रहा हूँ 3 साल, मैंने कुछ, मेरा नाम नहीं बन रहा है। तो मैंने सोचा ऑडिशन देता हूँ, एज अ कंटेस्टेंट आऊँगा, थोड़ा नाम बनेगा, बट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने पूना में ऑडिशन दिया था। पूना से मैं जब वापस बॉम्बे आया तब मेरा रूममेट था ओमकार शिंदे करके, आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मराठी इंडस्ट्री में है, नजबलियत 2 बार जीता है, अच्छा कोरियोग्राफर है। पहचानता जरूर हूँ मैं। हाँ, नाम से बड़े फेस से जानता होगा। तो उसने मुझे बोला कि डांस प्लस करके एक शो आ रहा है, मैं बोला हाँ मुझे पता है, मैं आउट हुआ वो शो से बोलते तू टीम में काम करेगा क्या, सुमित सर तभी नए थे एज अ जज, तो उन्होंने पूछा कि आप तू उसमें काम करेगा क्या। तो मैंने कभी रियलिटी शो में काम नहीं किया था उसके पहले, मैं बोला ट्राई कर लेते। तो मैं गया, मीटिंग के लिए गया, उसके साथ उसने लॉक किया एंड दूसरे दिन से हमने काम स्टार्ट किया। तो मुझे क्वेश्चन मार्क क्रू मिला, जो हाथों से फॉर्मेशंस बनाते थे, नया था मेरे लिए, बट वो शो ने फिर मेरा पूरा लाइफ चेंज किया, क्योंकि वो कंटेस्टेंट्स ऐसे थे कि शायद सेकेंड वीक में आउट हो जाएंगे, बट
बाय गॉड्स ग्रेस और व्हाट आई डोंट नो, मेरा सब मेरा तारीफ करते हैं इसमें कि मेरी वजह से शायद वो लोग सेमीफाइनल मतलब सेकंड है वो लोग, फाइनल्स तक पहुंचे वो वो जो लोग। हाथ से सबका नाम भी लिख देते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ तो मैं कोरियोग्राफ आप उनको करता कोरियोग्राफ था, करते थे? यस। वो मैं घर पे बैठ के टीवी पे देखता था। हाँ ऐसे बहुत लोगों को पता नहीं कि हम लोग बिहाइंड द कैमरा होते हैं, हमारा फेस नहीं आता है। हम्म। बट हाँ वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में जब लोगों को पता चला कि आकाश शेट्टी का काम ये है। तो फिर उसके बाद सीज़न 1 चेंजिंग हुआ आपके लाइफ में? सीज़न 2 में शक्ति के साथ था, बैंडिट्स पीयूष सुशांत इन लोगों को कोरियोग्राफी करने में। सीज़न 3 में फिर पुनीत भाई के साथ चला गया। सीज़न 4 में चेतन सालुंके मेरा हाँ। कंटेस्टेंट था, वो जीता। सीज़न 5 में समीप था, तो उसके साथ मैं सुपर डांसर भी करता था वैभव के साथ। सीज़न 1 से मैं वैभव के साथ हूँ, अच्छा। या सीज़न 1 2 3 तीनों सीज़न मैंने किए उसके साथ, जिसमें से सीज़न 2 जीते हम वैभव के साथ ही। एंड फिर IBD आया, IBD 1 में मैं वैभव के साथ ही था। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। मैंने वर्कआउट्स पे ध्यान दिया, थोड़ा बॉडी पे ध्यान दिया, खाने पे ध्यान दिया। उसके बाद MBD हुआ, MBD में जीता। आई डोंट नो हाउ, वो भगवान के दुआ से हो गया ऐसे, पता नहीं कैसे वो शो आया, मैं उस पर था और जीत गया। उसके बाद सुपर डांसर 4 आया। सुपर डांसर 4 का एक्सपीरियंस भी बहुत मज़ा आया हम लोग को। एंड यही बोलना हो कि अभी तक जो करियर है मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, होता चला गया, और इसलिए मैं आगे का भी प्लान नहीं करता हूँ। तो आज भी मुझे कोई पूछता है कि तेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, तो मैं यही बोलता हूँ मुझे पता नहीं है। हो जाएगा, अच्छा ही होगा यार, क्योंकि मेहनत करो। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना तो आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हो। अगर कोई टैलेंटेड इंसान है बट वो मेहनत नहीं कर रहा तो उसका फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप में टैलेंट नहीं है ना, आप मेहनत जारी रखो, आप उसके आगे निकल जाओगे। मैं उसी में मानता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से डांस नहीं किया। मैंने शायद मैं जब 20 साल का था तब मैंने डांस चालू किया, बट मेहनत की है। बहुत से लोगों ने देखा, मैंने भी देखा था कि आप जब झलक नचबलिए में थे तो ऋतिक सर ने आपको बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, बहुत अच्छी बातें बोली थी, और आप उनके फैन भी हैं बहुत बड़ा। तो आप उनसे मिलके वो कॉम्प्लीमेंट सुन के आपको मतलब कैसा फील हुआ था? क्या यार क्या? ये जो चीज़ हुई ना 2019 में, हम्म। वो मेरा आज तक का सबसे बड़ा हाईलाइट है। लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है वो, मेरे लिए बहुत हाईलाइट है, क्योंकि 2000 में जब कोरोना पर रिलीज़ हुई थी उसके पहले मुझे ना मूवीज़ में इंटरेस्ट थी, ना गानों में इंटरेस्ट था, ना डांस में इंटरेस्ट था, कुछ भी नहीं था। एंड मुझे इतना अभी भी याद है कि मेरी सिस्टर जो एल्डर सिस्टर, वो ऋतिक की बहुत बड़ी फ़ैन है। अच्छा। तो जब मूवी रिलीज़ होने वाली थी ना, उसके पहले मेरे को सुनने में आता था किसी, यार ऋतिक का गाना आ रहा है, ऋतिक रोशन टीवी पे आ रहा है। मैं देखता नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कौन है वो। तो मेरे डैड का रूल था कि हर सैटरडे हम लोग मूवी जाएंगे। अच्छा। उनका फिक्स था कि हर सैटरडे रात को जो भी मूवी रिलीज़ हुई वो देखने जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग, इसके पहले बहुत मूवीज़ देखे थे, पर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं जाता था पॉपकॉर्न खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने, बस छोटा था मैं, लाइक क्या ही करना है, अभी देखते हैं, हाँ मूवी चल मज़ा आया। बट कोरोना प्यारे जब मैं देखने गया, मुझे पता भी नहीं था कि कोरोना प्यारे देखने जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ चल लेता था मॉम डैड के साथ। 8th में था मैं तभी। एंड जब मैंने वो मूवी स्टार्ट हुई, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे को तो प्यार ही हो गया ऋतिक रोशन से। वो मूवी से? हाँ, वो उनकी पहली मूवी है कोरोना प्यारे, उनकी पहली मूवी। और मुझे ऐसा लगा कि ये कौन इंसान है जो इतना नाच रहा है। अच्छा, डांस की वजह से? हाँ, मतलब डांस में, गानों में, एंड एक्टिंग में, बॉडी इतना स्टाइलिश। मैं ऐसा हो गया था कि ये कौन है भाई, ये कहाँ से है। मैं मम्मी को ये कौन है, ये कौन है। तो मेरी सिस्टर बोलती यही तो है ऋतिक रोशन, मैं इसके बारे में बोलती थी। बोला अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस दिन के बाद जब घर गया, मैंने तभी कंघी उठाया, मैं तभी बाल बनाना स्टार्ट किया, फिर मैंने कपड़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया। मैं उसकी तरह कपड़े पहनने लगा, उसका जो फ्रेमलेस चश्मा था मेरे को वो चाहिए था, मैं वो पहनने लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस किया उन्होंने मुझे, कि डांस कैसे करना है, या फिर कपड़े कैसे पहनने हैं, या बाइक्स। पहली मूवी में वो CBR लेके आते हैं, वहाँ से मुझे बाइक्स का शौक़ आया। तो बहुत चीज़ें उनसे रिलेटेड है। एंड मैंने शायद ये मैनिफेस्ट किया था 2000 से लेकर 2019 तक कि मैं कभी ना कभी मिलूंगा। 19 साल लग गया आपको? हाँ, बट मैंने बहुत बार, मुझे चांस था मिलने का। जैसे सीज़न 2 में एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बैंडिट्स का एक्ट कोरियोग्राफ किया था, बट शक्ति मैम थी एज अ जज, तो उन्होंने बहुत बार, उनको बहुत अच्छा लगा था वो एक्ट, तो उन्होंने बहुत बार पूछा था किसने किया। बट वैसा होता है कि नहीं, आप बता नहीं सकते स्क्रीन पे। हाँ। तो मैम ऐसे बोलने वाली थी, बट इतना माहौल ऐसा हो गया था कि सबने, उसने बोला मेरे को बहुत पसंद आया शक्ति, वेरी गुड, ये वो। तो मेरा ऐसा था कि यार शिट, आज वो बोल देती ना, मैं स्टेज पे आके मिल लेता। हाँ, बट फिर मैं ऐसा था कि यार बट मेरे को ऐसा नहीं आना है। मैंने वो नजबली में भी बोला, मैं तभी मैंने सोचा मेरे को ऐसा नहीं आना, मुझे ऐसा कुछ करना है कि वो मुझे याद रखे, वो एज अ कंटेस्टेंट ना याद रखे, या फिर ऐसा नहीं कि हाँ उसने वो किया था। मैं क्या करता हूँ वो कब देखेगा, तब मज़ा आएगा।
अच्छा ये बताइए कि आपकी हॉबी क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में यार मैं ना मेरे को फिटनेस ऐसा एक कुछ साल हो गया मेरे को बहुत पसंद आने लगा है। तो बहुत वियर्ड है, लोग फ्री टाइम में रेस्ट करते हैं, मैं गार्डन जाता हूँ वर्कआउट करने। मेरे को पुलअप, अभी कैलिस्थेनिक्स का बहुत क्रेज़ है मुझे, तो मैं पुलअप बार या कुछ ढूंढता हूँ, डबल बार ढूंढता हूँ, वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, या साइकिलिंग के लिए जाता हूँ। मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। मैं यहाँ अंधेरी से बैंड्रा तक जाता हूँ, माउंट मेरी चर्च माहिम तक गया हूँ। एंड मेरा टारगेट है कोलाबा तक जाने। फिटनेस के लिए? हाँ, बट ट्राई करो धीरे धीरे, जैसे टाइम मिलता है मुझे मैं ये सब करता हूँ। मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है जो सुना, बट हाँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। अच्छा, कभी आपको एक मतलब मौका मिले या फिर ऑफर मिले कि आपको डेट पे जाना है किसी एक्ट्रेस के साथ में? एक्ट्रेस के साथ में? हाँ, यार ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, किसके साथ बट जाएंगे? यार इसमें ऑप्शन क्या है यार, जो पूछेगा जाऊंगा मैं उसके साथ। मैं क्या बोलूँ, डिमांड करूँ यार। अच्छा, हीरोइन होनी चाहिए कोई भी हो? हाँ हीरोइन कोई भी हो यार, सभी तो सही है। बस डेट पे जाए, बस लेके जाए, मज़ा आ ये जाएगा। सही था। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑप्शन दूंगा तो पूछेंगे, तो कोई भी पूछ लो यार। मैं रेडी हूँ, कोई भी चलो लेके। हाँ लेके चलो बस। ये और क्या। अच्छा, आप कभी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कभी किसी को प्रेम पत्र लिख के दिए हैं? यार सोचा भी नहीं कभी, क्योंकि ना मैं जिस जगह पे था ना स्कूल में, वहाँ पे लड़कियों से बात करना भी डिफिकल्ट था। अच्छा। तो मैं था तलेगांव में, तो हम लोग हमेशा मैं कोएड स्कूल में ही रहा, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ ही रहे। बट वहाँ पे इतना ये था ना कि लड़कियों से बात नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं कर सकते, वैसा बात नहीं कर सकते। कॉन्वेंट स्कूल में रहते थे हम लोग, एंड वहाँ पे रिस्पेक्ट लेवल बहुत ज़्यादा रहता था। तो कभी वो थॉट आया ही नहीं कि यार इसको गर्लफ्रेंड बना लेते, ऐसा कभी वो थॉट, क्यों डर के मारे वो नहीं आता था। और एक बात ये है कि मेरी मम्मी स्कूल टीचर रही है, एंड इसको अच्छा बोला या बुरा बोला पता नहीं, मैं बहुत गंदा फंसता था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे मेरी मम्मी टीचर होती थी। अच्छा। तो मेरे पे एक अलग प्रेशर होता था कि बाकी लोग का पनिशमेंट ना उधर खत्म हो जाता था, मेरा घर तक चलता था। मम्मी ये बोलती थी कि तू क्लास में क्या किया, वो टीचर ने कंप्लेंट किया। तो मेरे पे मैं बहुत अच्छा बच्चा था स्कूल में। ये होता अब है। थोड़ा बिगड़ गया हूँ, बट हाँ 10th तक तो मैं बहुत अच्छा बच्चा था। ये होता है, लेकिन घर अगर वहाँ स्कूल में तो होता है तो बच्चे वही शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो हाँ parents हैं, जिसका टीचर है तो घर तक। भाई घर तक। मैं अपने बताऊं भैया कि मैंने बहुत लड़कियों से रिजेक्ट हुआ हूँ। ओ, ये सबका बहुत। होता है। अब आप में हिम्मत है, आप बोल रहे हो। मैं बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ। कभी आप ऐसा हुए? मैं एग्जांपल बता सकता हूँ कि मैं पता क्यों हुआ हूँ। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, हाँ बहुत मजे की बात बता रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड था, उसने नाम लिखवाया अपने स्कूल में, पढ़ने गया तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो मेरे 3 दोस्त थे, तीनों की गर्लफ्रेंड थी, मैं वहाँ अकेला। तो मैं जलता था, समझ गया। मेरी बहुत जलती थी। क्योंकि क्योंकि जब ब्रेक होता था ना तो बाबू हाँ बाबू, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अब मेरी जले तो मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, स्कूल में आया तो पढ़ने के लिए। लेकिन मैं चल नहीं पाया। तो मेरे क्लास में 85 बच्चे थे। हाँ। मैंने क्या किया, उसमें 85 में 40 लड़कियां थी। मैंने एक तरीके से सबको प्रपोज किया। मैंने टारगेट रखा कि मैंने ये टारगेट रखा था कि एक तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए उस टाइम पे 2012 में। तो बनी कि नहीं? नहीं, सारी लड़कियां मना अरे लड़कियां यार। मना करती चली गई। ये सोचिए, मैंने 40 लड़कियों में कम से कम 32 लड़कियों को मैंने प्रपोज किया था तो आर्ट क्यों एक छोड़ा? साल में। आर्ट क्यों छोड़ा फिर? वो क्योंकि पटी हुई थी किसी से। ओह शिट, हाँ फिर सही है। तो जो सिंगल थी, मैंने सोचा हाँ। इनको शायद ये आ जाए मेरी लाइफ में। करेक्ट। तो किसी ने हाँ नहीं किया, तो मैं तो बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ, आज भी हो जाता हूँ। कभी आप ऐसे मेरा हुए? यार मैं ना ये सब मामलों में बहुत शाई हूँ। मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं बहुत मस्ती करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये वो जब ये एक वो थिन लाइन होता है ना कि आप दोस्त से थोड़ा ज़्यादा हो, हाँ। वो लाइन जब आती है ना, मैं बहुत शाय हो जाता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ। तो मैं रिजेक्ट तो कंफर्म हुआ रहूँगा, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ रहेगा ये। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि उसने दोस्त मान लिए है मुझे। तो मुझे पता नहीं मैं रिजेक्ट हुआ हो या उसने मुझे दोस्त बना लिया है या पता नहीं। बट हाँ ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट कि मुझे मुंह पे किसी ने मना किया, क्योंकि मैं बहुत शाई हूँ। मैं जितने भी रिलेशनशिप में रहा हूँ, मैं हमेशा लड़की ने ही अप्रोच किया है। हाँ एंड मतलब मुझे पता है कि कुछ कुछ टैक्टिक्स पता है मुझे कि जहाँ से वो ही अप्रोच करे। आपका सही है। तो ऐसा है, बट मैं बहुत शाई हूँ ये सब चीज़ों में। लाइक अगर मेरी गर्लफ्रेंड है भी तो भी मैं लाइक उसको जब ग्रुप में लेके जाता हूँ ये सब में थोड़ा, अगर मेरे दोस्त लोग नहीं है, नया ग्रुप है, तो मैं बहुत शाय हो जाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ ठीक से। ऐसा है, मुझे देख के लगता नहीं, बट मैं जब लोगों को ये बोलता भी हूँ तो लोगों को भरोसा भी नहीं होता है।
शायद आपको वो लोग आपकी बॉडी से अट्रैक्ट होते हो, क्योंकि सिक्स पैक ऐप में देखता ही हूँ, शायद यार। करते हुए देखता हूँ। पता है यार, माशाल्लाह आपकी बॉडी। थैंक यू यार। कि आपके साथ कभी मतलब इंडस्ट्री में या फिर स्कूल में या फिर कहीं कभी भेदभाव हुआ है? आपको लगा हो कि नहीं यार मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? अरे बहुत बार यार। कोई एग्जांपल बताओ। एक तो प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को, मैं ऐसा जेन्युइनली बोलता हूँ कि सबको लगता है कि हम बेस्ट है खुद, हमें कमी नहीं दिखती है। तो वो ही एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हम मार खा जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार नहीं मुझे वो मिलना चाहिए था। कभी हम लोग तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं है। तो पहले मैं बहुत ऐसे था कि यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है वो, अच्छा। उसको क्यों दिया है। हाँ। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो ना, इंडस्ट्री में आके काम करने, लोगों से मिल के, पूरे इंडिया घूम के, जितने आप लोगों से मिलते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं ये कुछ अलग है ये चीज़, या शायद आप वो चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। बट अपने दिमाग में हम तो सब हीरो है, हाँ, हर आदमी हीरो एक्टर है। अगर आप रोड पे जाके किसी को भी पूछा को क्या बनना है, बोलेगा मेरे को एक्टर बनना है। आज की डेट में तो बोलेगा ही बोलेगा। हाँ, मेरे को फेमस होना है। तो हम सबको लगता है हम हीरो है, बट वो एक रियलाइजेशन पॉइंट होना चाहिए लाइफ में, तभी आप ग्रो होंगे कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो भेदभाव तो होता है, बहुत बार ऐसा होता है जब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया बट किसी ने अच्छा नहीं किया, बट उसका ज़्यादा तारीफ हो रहा है, ऐसा होता है। और ये एक प्रोसेस है लाइफ का, मैं बोलता हूँ ये होना भी चाहिए कि जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा आप मेहनत नहीं करोगे। हाँ ये सही है। जब तक आपको वो बोलते हैं ना ठोकर नहीं मिल रही, तब तक आप मेहनत नहीं करते, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अगर सब भी अच्छा हो रहा है मतलब कुछ गलत है, कुछ हाँ हाँ, कुछ तो बहुत गलत है। अगर सब तारीफ आपके मुंह पे करे हाँ, कुछ तो तो कुछ गड़बड़ तो है। गलत है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा होते रहे, बैलेंस रहे लाइफ में। एंड मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग को ये बहुत जल्दी रियलाइज़ होगा तो बहुत अच्छा होगा कि हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। हमें भी रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ, मैं किस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ। क्या होता है ना, बहुत लोग एक चीज़ को पकड़ के चलते कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, बट उनको रियलाइज़ होता है शायद वो लोग कुछ और चीज़ में अच्छे हैं, वो उनसे छूट रहा है। आप इंडस्ट्री में कब से, कितने साल हो गए आपको? वैसे देखा जाए 2012 में आया था मैं बॉम्बे, तो 2012 से ही पकड़ लो। पहले एक्टिंग कर रहा था। आप अपनी नज़र से जितना आपने हाँ। देखा इंडस्ट्री को, जितना आपने समझा है, आपने काम किया है, तो आप उसमें कुछ सुधार करना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले तो क्या सुधार करना चाहेंगे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में, डांस इंडस्ट्री में? डांस इंडस्ट्री में जैसे मैं रियलिटी शोज़ करता हूँ ज़्यादा करके, अभी रियलिटी शोज़ करता हूँ तो मैं उसके बारे में बोलूँगा। यार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कई कई हद तक मैंने भी वो फेस किया है या मैंने भी वो चीज़ की है, और मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना वो पैशन ख़त्म हो जाता है काम करने का और डांस करने का। क्योंकि आप एक चीज़ इतने सालों से कर रहे हो ना, बैक टू बैक सेम चीज़। आप शो पे आते हो, आपको कंटेस्टेंट मिलता है, आप कोरियोग्राफ करते हो, वो जीतता है नहीं जीतता है, दूसरा शो आता है, दूसरा कंटेस्टेंट आता है, आप नाचते हो, खत्म कर, तीसरा शो आता है। एक टाइम के बाद ना पैशन कम हो जाता है, क्योंकि वो एक नौकरी की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से हम भागे और इंडस्ट्री में आए। आप सुबह जाते हो ऑफिस में काम करते हो, पैकअप होता है, घर जाते हो, वापस ऑफिस जाते हो, वो वैसा हो गया है। तो मैं अगर पता नहीं कैसे होगा ये, और मैं और हमारे दोस्त लोग यही बात करते हैं कि कब तक चलेगा ये चेंज कैसे होगा, या इसको चेंज कैसे करें, या हर एक फॉर्मेट एक शो का अलग आए कि हमें करने में मज़ा आए। जैसे मैं आज भी लोगों को यही बोलता हूँ कि डांस प्लस इसीलिए चला क्योंकि वो बैटल फॉर्मेट आया, उसमें एंड में एक बैटल होता था और हमें पता नहीं होता था वो बैटल में कौन पहुंचेगा। उसी दिन शूट पे पता चलता था कि स्कोरिंग ऐसे ऐसे होगा, 2 टॉप होंगे, वो बैटल में आएंगे, उसमें से एक जीतेगा, उसमें से एक कंटेस्टेंट फाइनल में आएगा। तो इंटरेस्टिंग था वो। हाँ, वो यूनिक था। वो यूनिक था और वो चल भी गया। तो अब शायद ना हर साल ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि वो इंटरेस्ट रहे, इसलिए वो एक चेंज अगर आएगा ना तो शायद मैं रोज़ सुबह खुशी खुशी जाऊँगा काम पे। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं पिछले 5 साल से ना वही कर रहा हूँ। सेम चीज़। मैं मेरा एक्ट लॉक कर रहा हूँ कि मैं ये गाना लेने वाला हूँ, इस पर डांस करूँगा, फिर मैं एडिट पे जा रहा हूँ, गाना एडिट कर रहा हूँ, फिर हॉल पे आ रहा हूँ, बच्चे को डांस ही कर रहा हूँ, मैं खुद नाच रहा हूँ, फिर घर जा रहा हूँ। वही। वो 3 साल से यही चल रहा है। तो वो अगर कुछ चेंज आ जाए, कोई शो ऐसा आ जाए, या शायद हम लोग ही सोच के कुछ ऐसा बनाए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करना चाहता शायद, डर के मारे कि शायद पैसा डूब जाएगा एक्सपेरिमेंट करके नहीं चला तो। बट वो फॉर्मेट तो क्या होता है, एक शो जब हिट होता है सब बोलते हैं ये हिट हुआ है ना, ऐसा ही बनाते हैं, हाँ, उसी को पकड़े चले लगते। ऐसे ही करते हैं सेम, तो सब हिट होगा। फिर कई टाइम, एक साल के बाद लोग भी देख देख के बोर होते हैं, फिर वो नहीं चलता है, फिर ये लोग सोचते हैं यार ये क्यों नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर कुछ अलग कर पाए तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आप जब बचपन में आपने बोला आप कई जगह रहे हैं, हाँ ट्रैवल बहुत किए हैं फैमिली के साथ, आपने कोई ऐसा गेम खेला है? आप कौन सा गेम खेलते थे बचपन में? यार मैंने तो सब कुछ खेला है यार। ये वाला? हाँ, गोटी भी खेला है, वो भौरा भी खेला है, गिल्ली डंडा भी खेला है। अच्छा, गिल्ली डंडा खेला? गिल्ली डंडा भी खेला है, सब खेला है यार मैंने, सब मट्टी वट्टी में मर के। हमारे
खो 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 भी खेला है। आपको पता है? हाँ खो खो पता है मेरे को, ऐसे ऐसे बैठते सब लोग, फिर खो देना पड़ता है और 2 डंडे होते हैं, पूरा और खेला एक है यार। वो ऐसे पत्थर डाल के करते हैं ना, वो जो पैर से जाते हैं ऐसे घर ऐसा। बनाते हैं, हाँ हाँ। हाँ वो भी खेला है यार, मैं सब खेला है यार, सारे मैंने गेम सारे गेम खेले। मैं इतना घुमा हूँ ना, तो मेरा हर पंगा क्या होता था कि मैं जब नए सिटी में आता था ना, मेरे को दोस्त बनाने पड़ते थे नए, अच्छा, क्योंकि मैं नया हूँ। हर बार वो नया। लोग तो वो लोग 2 साल से वही स्कूल में, तो भी दोस्त बनाने के लिए ना मुझे एक तो उनका भाषा सीखना पड़ता था। हाँ, तो मैं जब तलेगांव से सतारा गया तब मुझे मराठी नहीं आती थी, अच्छा, तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में गया, मैं घर पे इंग्लिश बोलता हूँ, तब मुझे पता चला मराठी भी एक लैंग्वेज है, हाँ, और मुझे आती नहीं है। तो 6-7 महीने तो ऐसा रहता मैं गूंगा बह रहा हूँ, अच्छा। मुझे ना कुछ समझ में आ रहा है ना मैं कुछ बात कर पा रहा हूँ, कि सब मराठी में क्लास में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट बाहर अगर आप जाओगे स्कूल में दोस्त तो बनाने, तो वहाँ मैंने मराठी सीखा, बात कर करके सीखा मैंने। तो इसलिए फिर 3rd स्टैंडर्ड से मतलब 10th तक तो मैं वही था नसीब से, तो वो उतने मेरे दोस्त बन गए। फिर 10th से जब मैं 11th में कोल्हापुर गया, वहाँ पे भी नए दोस्त बनाने। तो स्पोर्ट ही ऐसा एक चीज़ है ना जहाँ पे दोस्ती बनती है। हाँ, रिसेस में जब आप जाते हो और खेलते हो तब दोस्त बनते हैं, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि। तो जब भी इसलिए शायद मैं बास्केटबॉल खेलने लगा, और मैंने सारे गेम्स खेले, वो गटर में से बॉल निकाला गली में क्रिकेट खेलते वक्त, वो सब किया है मैंने, सब। अब हम खेलेंगे रैपिड फायर। ओके तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जी फटफट, चल। और आपको फटफट जवाब हाँ करना है। तो आकाश भैया, आपकी कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहता हूँ, आई थिंक मेरा ओवर थिंकिंग, मैं बहुत सोचता हूँ। कोई ऐसा गाना जो आपको किसी भी सिचुएशन पे नाचने पे मजबूर कर देता है? सितारों की महफिल। ऐसी फिल्म जो कभी भी आप देख सकते हैं? यार एक नहीं है, बहुत है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जवानी है दीवानी, गली बॉय, दिल धड़कने दो, कोई भी देख सकते हैं। कौन प्यार है, कभी भी। आपके फ़ोन में ऐसे 2 ऐप जिनके बिना आप रह नहीं सकते? इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अगर आप डांसर ना होते तो क्या होते? डांसर नहीं होता तो मैं शायद कोई बड़े 5 स्टार होटल में रिसेप्शन पे काम कर रहा था, पता नहीं। आपका फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स? या नाइस। फेवरेट। एक इंसान जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं रात के 2 बजे भी? यार एक नहीं है, बहुत है ऐसे। मेरे पुणे में 8 दोस्त हैं, एंड मैं हितेश, जसमीत, मुर्तज़ा, किसी को भी हिमांशु, कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी को, मोहित, तरुण, उनको कभी भी कॉल करो वो लोग फ़ोन उठाते हैं। और अगर बॉम्बे का कहा जाए तो आई थिंक वैभव है एक इंसान जिसको मैं, वैभव सर? वैभव सर, हाँ। वो तो बहुत अच्छा वैभव को इंसान भी, है। हाँ वो तो शायद किसी का भी उठा लेगा 2 बजे। मेरा भी उठा लेते हैं। हाँ करेक्ट। तो वो मेरे टेरेंट सर जो है पुणे में। और आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर आई थिंक जो मैंने मॉम डैड के लिए सोचा, अगर वो मैं नहीं कर पाऊँ तो वो मेरा डर है कहीं ना कहीं। हाँ जो मैंने सोचा उनके लिए, उनको जैसा लाइफ देना है। आपका फेवरेट एक्टर? ऋतिक सर। मैंने कैसा सवाल किया? ऑप्शन ही नहीं है यार। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस बॉलीवुड में आई वुड से दीपिका। साउथ? साउथ में यार एक हैं जिनको भी हमारे शो में भी आई थी, और उनका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ मुझे पता है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैं नाम बता। रश्मिका। हाँ। हाँ ये कट कर देना प्लीज। आपका फेवरेट डायरेक्टर? डायरेक्टर यार आयन मुखर्जी आयन मुखर्जी? या जोया अख्तर, दोनों में से। और फेवरेट जज? जज रियलिटी शोज में रियलिटी शो? पुनीत भाई वो मतलब अच्छी फेवरेट। आप किसके साथ पे, आपने बताई डेट पे जाए, जो भी लेके चला जो लेके जाना चाहते हो आपका यार, मैं। मेरा भी वैसे कोई मुझे कोई ले जाना हाँ यार, हम दोनों को कोई भी लेके जाना डेट पे, आप हाँ। सिर्फ टाइम बताओ हम तो दौड़ के और चले जगह आएंगे, बताओ। हमने करना। जगह बताओ, हम खो जाएंगे। आपकी फेवरेट जगह जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं, छुट्टी पे या फिर घूमने या फिर पुणे। पुणे जाना पसंद करते हैं? ऐसे बहुत है, बट टॉप लिस्ट में आई थिंक जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कि अगर मुझे ब्रेक चाहिए, बॉम्बे से ब्रेक चाहिए या फिर जाना है, तो पुणे। पुणे। अभी आपके जो चाहने वाले हैं, हाँ जो आपको प्यार करते हैं, माशाल्लाह आपके फॉलोअर्स भी इंस्टा पे अच्छे है हैं, थोड़े बहुत। तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही बोलना चाहूँगा यार कि मेहनत करो, उसका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डांस में, आप एक्टिंग में, डायरेक्शन में, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप सब फील्ड में अगर मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसका ऑप्शन नहीं है। कितना भी लोग बोले कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो वैसा होगा, बिल्कुल मत सुनो। सबका स्टोरी अलग है, सबका स्ट्रगल अलग है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे स्ट्रगल किया, आप जो सुनोगे इंटरव्यू में आपका भी वैसा ही हो, आपका बहुत ही अलग हो सकता है। तो खुद का इंस्टिंक्ट्स को, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट एक खुद का एक आवाज़ होता है जो स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आती है, बट वो है, वो एक चीज़ है, उसको फॉलो करो। और आपको
आपको ही पता होगा ये चीज़, हमें पता होता है सही क्या है और गलत क्या है, हाँ हम मानते नहीं वो चीज़ को, सही बात है बोले। हम उसको ना लेयर दे दे के अपनी तरफ कर लेते हैं और फिर बोलते हुए अरे यार अच्छा नहीं हुआ। तो बेसिकली मतलब आपका कहने मतलब कि सपने देखने चाहिए, देख जरूर देखो यार, सपने देखने चाहिए, देखो। सपने सच होते हैं, सच करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत, हाँ मतलब सपने देखो और ऐसा देखो कि आप पूरा कर पाओ और उतना मेहनत कर पाओ और उतना हिम्मत रहे आप में कि वो पूरा करे, ऐसा नहीं कि रोज़ नया सपना आ रहा है। तो अभी आप कुछ चैनल के बारे में बोलेंगे? यार ये ऐसा ऑफिशियल मेरा पहला इंटरव्यू है जो मैं पहले बैठ के कर रहा हूँ, मैंने लॉकडाउन में बहुत किए बट वो ऑनलाइन हुए, तो मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड इनके लिए मैं एक गिफ्ट भी लाया हूँ, मैं स्टार्टिंग में देने वाला था, मैं भूल गया बातों बातों में, तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, ये आपके लिए थैंक यू एक भैया, छोटा आपका सा बहुत गिफ्ट बहुत है, आई धन्यवाद। होप यू लाइक इट। ये पहला गिफ्ट है, ये चैनल की बुद्धि है कि आगाज भाई ने गिफ्ट दिया है, मैं क्या ही बोलूं। बस यार मेरे को मज़ा आता है ऐसे बात बात करने में, आई लाइक टॉकिंग और मुझे लोगों से मिलना पसंद है, तो इसलिए जब इन्होंने अप्रोच किया मैं बोला ठीक है करते यार, आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री जो बाहर से दिखती है वैसे है नहीं, इसमें बहुत मेहनत है गाइस। एंड अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो प्लीज़ वैसा माइंडसेट लेके आओ कि मेहनत है, ये मत सोचो कि मैं एक बार फेमस हो गया तो सब सॉर्ट हो गया, नहीं, वहाँ से आपका मेहनत डबल होगा। तो बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। और एंड ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। द चैनल का नाम है जर्नी ऑफ लाइफ और इस पर बहुत सारे बड़े लोग आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको जानने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ऑलरेडी ये चैनल पे आई थिंक 3 वीडियोज़ है, मैंने देखे 3 वीडियोज़, चार 4 है, एक और आ जाएगा तब तक। अच्छा तब तक अच्छा ये वीडियो पे ऑलरेडी चैनल पे ऑलरेडी 4 वीडियोज़ है गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज मुझे पता है सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नुकसान नहीं है बट इनका बहुत फ़ायदा है, तो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड एंजॉय द चैनल एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ओवर और यार। अब वादा करके जाइए कि दोबारा फिर आएंगे। पक्का आऊँगा यार, कभी भी मैं वापस आऊँगा। एंड अगर आपको कुछ भी, चलो एक इनिशिएटिव लेते हैं, यहाँ पे मैं जैसे सोचा आपको अभी इंडस्ट्री के बारे में, डांस के बारे में, कोरियोग्राफी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करो एंड हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे, हाँ। इससे आपके कमेंट्स भी बढ़ेंगे। हाँ तो ऐसा करते हैं कि आपको कुछ भी पूछना है किसी भी वीडियो पे, मे बी वर्तिका से, श्वेता से, वैभव से, मेरे से, तो आप उस पर कमेंट करो एंड वील रिप्लाई।